एक दल के प्रभुत्व का दौर। हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ सरकार बनी थी अंतरिम सरकार। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी को। और अंतरिम सरकार के जितने भी सदस्य थे, जितने भी नेता थे, वो सभी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस समय कोई और पार्टी थी भी नहीं, और थी भी तो उनका इतना प्रभुत्व नहीं था। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनका इतना ज़्यादा प्रभुत्व नहीं था। तो कांग्रेस का दबदबा तो अंतरिम सरकार के दौर से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस का दबदबा किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पहले 3 चुनाव में कायम रहा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। मतलब हम ये कहें, अपने बारे में सोचें कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो केवल एक पार्टी के दबदबे या एक पार्टी के दौर से गुजरा हो, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों की एक पार्टी और हमारे देश की एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर है। बाकी देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा और हमारे देश में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, इसमें अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। जहां लोकतंत्र की कीमत थी, उसके लोकतंत्र में जनता वोट करती है और पार्टी सत्ता में आती है, तो इस कीमत पर बाकी मुल्कों में कायम था। चूंकि पहले ही से वहाँ संविधान बना हुआ था, या देश पहले से ही आज़ाद थे। हमारा देश तत्काल आज़ाद हुआ था और आज़ादी रूपी जो देश की स्वतंत्रता थी उसको लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसलिए कांग्रेस के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक की एक उपेक्षा थी, कांग्रेस के प्रति श्रद्धा थी, उस पर विश्वास था, क्योंकि यही पार्टी वो है जिसने हमको स्वाधीनता ला करके दी है। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया आदि के संविधान में एक पार्टी के प्रभुत्व को ही या एक पार्टी को ही मान्यता दी गई है। हमने लिखा है यहाँ पर, एक पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है। किस किस में? चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में एक पार्टी के प्रभुत्व को ही अनुमति दी गई है, एक पार्टी के शासन को अनुमति दी गई। यहां केवल एक पार्टी ही शासन करेगी। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, भारत का पड़ोसी देश है, बेलारूस, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। सीरिया का तो आपने नाम सुना ही होगा। सीरिया है, इरिट्रिया है, बेलारूस है, इन जगह पर एक पार्टी का जो प्रभुत्व हुआ वो सैन्य कारणों से हुआ। सैन्य शक्ति के बल पर, सैन्य शक्ति के बूते ही यहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हो सका है। अब से कुछ साल पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक की यदि हम बात करें तो मैक्सिको आपने देखा कहाँ है? मैक्सिको अमेरिका महाद्वीप के पास पड़ता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में आ जाता है मैक्सिको। किसकी? कोलंबस एक यात्री था जिसने अमेरिका की खोज की थी। दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश हैं। यानी मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश हैं। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से अलग है। यानी हमने और पार्टियों का जो प्रभुत्व देखा, और पार्टियों के और देशों में देखा एक पार्टियों का दबदबा, वहाँ की स्थिति में और भारत की स्थिति में अंतर रहा है। भारत की स्थिति एक अलग तरीके की थी, उसको अपन समझें। भारत में कायम एक पार्टी
का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहां एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है, यानी हमारे यहाँ जो एक पार्टी का प्रभुत्व है, या हमने ऊपर वाले जो देश गिने हैं, यहाँ पर जो एक पार्टी का प्रभुत्व है वो लोकतांत्रिक रूप से आया है। हमारे यहाँ भी जैसे कांग्रेस पार्टी को चुना गया तो वो लोकतांत्रिक आधार पर ही चुना गया। लोकतांत्रिक आधार का मतलब है जनता ने वोट दिए और कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। अन्य देशों में कहीं सैन्य बल पर, कहीं संविधान में ऐसा नियम ही है कि वहाँ पर एक पार्टी होगी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है यहाँ एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रहा है। जनता ने चुनाव में वोट किया है उसको, इसलिए उसका प्रभुत्व रहा है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से, हमारे देश की अनेक पार्टियां थी और इनने मुक्त और चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, होड़ का मतलब कंपटीशन भी रहा, ये प्रतिद्वंदी भी रही कांग्रेस पार्टी की, और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। हम ये नहीं कह सकते अन्य देशों की तरह जैसे कि कहीं सैन्य बल पर है, कहीं संविधान में ऐसा नियम है एक पार्टी के शासन का, लेकिन हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं। और यहाँ पर अकेली पार्टी नहीं थी, और भी कुछ पार्टियाँ थी, इन्होंने कांग्रेस की होड़ भी की, लेकिन इस होड़ करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद, दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ रंगभेद की समाप्ति हुई और वहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का कुछ ऐसा ही दबदबा वहाँ भी था। दक्षिण अफ्रीका की और भारत की तुलना यदि की जाए तो एक जैसी हो सकती है। इसमें समानता क्या है? भारत में स्वाधीनता आई थी, ब्रिटिश से हमने अपने आप को आज़ाद किया था, और दक्षिण अफ्रीका में भी वही स्थिति थी। वहाँ भी यूरोपियन लोगों का स्वामित्व था और वहाँ अश्वेत लोगों को सत्ता में या किसी कार्य में दखल देने की कोई अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने आपको रंगभेद की नीति से आज़ाद कराया था और हमने अपने देश को विदेशियों के प्रभुत्व से आज़ाद कराया था। दोनों में एक ही बात थी, समानता थी। वहाँ जो आज़ादी लेकर आए, आज़ादी लेकर वहाँ आई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और हमारे यहाँ आज़ादी लेकर आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों ही। तो दोनों के प्रति अफ्रीका महाद्वीप में भी वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास था, हमारे यहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति भी लोगों का उतना ही विश्वास और उतनी ही आस्था थी। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें, कांग्रेस पार्टी को लगातार जीत पर जीत हासिल हुई, इसकी जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं। क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता संग्राम की विरासत माना गया है, क्योंकि स्वाधीनता वही लेकर आई थी, तो उसकी विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। जब कांग्रेस पार्टी ही स्वाधीनता लेके आई तो वारिस कौन होगा? उसका उत्तराधिकारी कांग्रेस को ही हमारे देश की जनता ने मान लिया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणीय रहे अनेक नेता, जो आज़ादी के आंदोलन में भारत के नेता, कांग्रेस के जो नेता थे, जो अग्रणीय थे, उनके कहने पर आंदोलन प्रारंभ हो जाते थे और उनके कहने पर आंदोलन स्थगित हो जाते थे। जब भी वो आंदोलन लोगों से जैसा कहते थे लोग मानने को तैयार हो जाते थे। देखा होगा आपने कांग्रेस के नेताओं को उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे, वो नेता जब भी जनता को जो संदेश देते थे जनता उनको स्वीकार कर लेती थी। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणीय थे, वही नेता आज कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ रहे थे। जो भारत के नेशनल हीरो बन चुके थे नेता,
वो उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका जीतना तो स्वाभाविक था। अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। देखिए, कांग्रेस का तो ढांचा पहले से ही बना था, उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके सचिव, जो भी उसका पूरा देश भर नेटवर्क फैला हुआ था, पहले से ही सुसंगठित पार्टी थी। यदि कोई अन्य पार्टी आकर कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करना चाहती थी, तो जब तक वो अपना संगठन बनाती थी तब तक कांग्रेस अपना कार्य शुरू कर देती, चुनाव अभियान शुरू कर देती थी। जब तक वो अपना संगठन बनाती थी तब तक वो अपना चुनाव अभियान प्रारंभ कर देती थी। ये कांग्रेस का, तो आपको जितना समय अपना संगठन बनाने में लगेगा, उस समय में तो हम यानी कांग्रेस पार्टी तो अपना अभियान शुरू कर देती, क्योंकि वो बनी बनाई और सुसंगठित पार्टी पहले से ही थी। सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति से ही रहे, रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा इसके बाद में हुआ था। कई पार्टियां ऐसी थी, इनका गठन या तो स्वतंत्रता के समय हो गया था, आंदोलन के समय जब देश में हम लड़ रहे थे विदेशियों से, उस समय हो गया था, या फिर स्वतंत्रता के बाद हुआ था। जैसे हमने आपको दो पार्टियां बता चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, इनका गठन स्वतंत्रता के आसपास ही हुआ था। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। कांग्रेस प्रथम थी, अव्वल का मतलब प्रथम, और इकलौती थी कांग्रेस। कांग्रेस अपने आप में इकलौती पार्टी थी, उसके बराबर कोई पार्टी पूरे देश में या पूरा इतना बड़ा नेटवर्क किसी पार्टी का नहीं था। इसी का फायदा मिला और आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं ओर फैल चुकी थी। आपने इस मैप में देखा होगा, पूरे भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही फैली हुई थी। कांग्रेस हाल फिलहाल आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी। जो भी आज़ादी का आंदोलन था उसका की अगुवा रही थी, और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। कांग्रेस की जो प्रकृति थी वो सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी, सबके साथ मिलकर चलना, सबको समेटकर। इसका एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया तो सन 1955 में कांग्रेस ने सोशलिस्ट विचारधारा को भी अपने अंदर समायोजित कर लिया था, जिससे कि सोशलिस्ट पार्टी को भी अपना कोई वक्तव्य या कांग्रेस की आलोचना करने का अवसर नहीं मिला। उनके पास कोई बात ही नहीं बची थी चुनाव में जाने की। तो कांग्रेस पार्टी में इतने प्रखर बुद्धि के लोग थे, इतने अच्छे आदर्शों वाले ईमानदार नेता थे, जिस कारण पूरा देश उनका एहसानमंद रहा और कांग्रेस पार्टी का दबदबा लगातार कायम रहा।